आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, वो चाहे बैचलर्स का हो या मास्टर्स का हो। हाउ टू डिज़ाइन योर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक डिसाइड करना होता है कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना चाहिए या हमारा टॉपिक क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम पे काम करेंगे, और उस प्रॉब्लम को भी समझने से पहले हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि आपके पास हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स होंगे और 6 या 8 सेमेस्टर्स होंगे। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपका सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है कि माइक्रो है, या आपको लगता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायो इन्फो है, तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपको उसको चूज़ करना है। और उसके बाद उसके प्रॉब्लम को मतलब उस एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आप 3 अप्रोचेज़ को देख सकते हैं। 3 अप्रोचेज़ में से कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं? एक, कि कुछ न्यू करना है आपने ये सोच लिया है कि आपको किसी के काम को देखकर काम नहीं करना, आपको कुछ न्यू करना है। उसके लिए मैं आपको एक बायो से रिलेटेड नहीं, बायो के अलावा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सपोज़ किसी ने फ़ैन बनाया है, राइट? तो जब उसने फ़ैन बनाया तो उसे पता नहीं था कि फ़ैन जैसी कोई चीज़ होती है, राइट? सो इट वाज़ अ कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत फिज़िक्स लगा, क्या 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 लगा उसमें, वो अलग चीज़ है, वो बाद में समझ में आया। बट कुछ तो उसने देखा होगा कि अरे, जब हवा चलती है तो मुझे अच्छा लगता है, तो अगर मैं हवा को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या लगातार हवा करने का एक सोर्स बनाऊँ तो कैसा रहे, राइट? तो उसी तरह से आपको कुछ नया देखना पड़ेगा। अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप अपने लैब में हो, ठीक है, आप अपने लैब में काम कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है काम करना। आपने देखा कि लैब में किसी चीज़ को करने के लिए कोई प्रोसेस बहुत लंबा है। क्या आपको लगता है कि आप उस प्रोसेस को शॉर्टन कर सकते हो? इसका कोई तरीका हो सकता है? तो वो न्यू में आ सकता है और एडवांसमेंट में भी आ सकता है, राइट? अगर हम किसी चीज़ को 4 घंटे की चीज़ को अगर हम सपोज़ 1 घंटे में भी करने का एक कोई आइडिया बनाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांसमेंट बिकॉज इट इज़ सेविंग आवर टाइम, राइट? या फिर एक और तरीका है जो मोस्टली लोग चूज़ करते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ मोस्टली डन, कि सपोज़ आप एक पर्टिकुलर लैब में काम करते हैं, तो आपके सीनियर एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली आपके सीनियर्स काम कर रहे होंगे, और आप जितनी भी बड़े लेवल पे आपके सीनियर क्यों ना हो, उनकी रिसर्च प्रॉब्लम में भी कोई लूप होल्स ज़रूर होंगे। तो उन लूप होल्स को अब आप फर्दर फिल करने की कोशिश करेंगे, या आपको उन्होंने भी कुछ फाइंडिंग्स निकाली होंगी और बोला होगा कि फर्दर हमारी स्टडी में ये किया जा सकता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। दोनों ही तरह की रिसर्च में उतनी ही मेहनत लगती है। हाँ, आपको रिव्यू लिटरेचर के टाइम थोड़ी हेल्प मिल जाती है जब आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट उठाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता होता है कि आपको मैटर जो पुराना है वो कौन सा पढ़ना है, और अगर नया पढ़ना है तो भी किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, राइट? अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिव्यू लिटरेचर जो है वो हमारे प्रोजेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि हमने तो सोचा कि हम एक नई चीज़ बनाएंगे, सपोज़ एसी, जस्ट गिविंग यू अ लेमैन्स एग्जांपल, बट हमें पता नहीं है, हमारे घर में हमारे लैब में एसी नहीं है, बट दुनिया में तो एसी यूज़ हो रहा है, राइट? तो हम रिव्यू लिटरेचर से ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऑलरेडी एसी बना तो नहीं है, या फिर ऑलरेडी कोई एसी का यूज़ तो नहीं कर रहा, या फिर ये स्टडी ऑलरेडी हो तो नहीं चुकी है, बिकॉज़ फिर अगर हम काम करते तो हमारा काम वेस्ट हो जाएगा, राइट?
दैट इज़ वाई रिव्यू लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो जब हम कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो कुछ नया या फिर हमें तो कुछ एडवांसमेंट करनी है, हमारे जैसे दुनिया की आबादी इतनी बड़ी है, जब शक्लें भी हमारी 7 तरह के लोगों के पास होती हैं तो हमारे आइडियाज़ तो बहुत ही मुश्किल से अब किसी को रेयर आइडियाज़ आते हैं. तो देखिए, आपको आज एक आइडिया आया, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो विद इन अ मंथ एट मैक्स आपको उसका ही एक स्टार्टअप बना हुआ दिखेगा. मे बी आपको बाद में पता चले कि ओ ये तो मैंने कभी सोचा था. एंड ये मेरे साथ तो बहुत होता है एंड आई एम श्योर कि आप सबके पास भी ज़रूर होता होगा. तो दैट इज़ वाई रिव्यूइंग लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या पर्टिकुलर स्टडी हुई है इस नए या एडवांसमेंट की तरफ, और अगर हुई हैं तो क्या उनकी अप्रोचेस काम कर सकती हैं. फिर अगेन वी कम एट द एग्जिस्टिंग स्टेज कि अगर उनकी प्रॉब्लम्स काम आई हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम्स का हेल्प लेंगे. अगर उन और आगे काम करना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको भी और एडवांस करें. और अगर नहीं तो फिर उस अप्रोच को मे बी कंट्रोल लेके चले कि इससे नहीं होता था, क्या इस वाले अप्रोच से भी नहीं होगा या होगा. क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है विच इज़ research. It's not just search. You have to reanalyze, reread, redo, re-experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट को ट्रिप्लिकेट में लगाते हैं. अक्सर आप किसी भी ऑथेंटिकेट अगर आपको करना है अपनी कोई स्टडी तो आपको ज़रूर उसको ट्रिप्लिकेट में लगाना होगा टू प्रूव कि सिर्फ एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार सिमिलर, नॉट सेम. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2-4 आया था तो 2-4 ही आना चाहिए, बट 4-8 फिर 8-16 ऐसा होता है सिमिलर रिजल्ट. लाइक इफ़ इट इज़ ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग इन सेम रेशियो. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप कभी भी कुछ भी कैरेक्टराइजेशन, वैलिडेशन करते हैं, कोशिश करिए कि आप ट्रिप्लिकेट में करें. ना केवल वो आपके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा, आप अपने पेपर्स अभी अगर आपको, वैसे तो हर जगह इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पब्लिश पेपर्स, राइट. उसके आपको कभी कभी इट इज़ मैंडेटरी, कभी कभी इट्स नॉट मैंडेटरी. यू जस्ट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. सम पीपल वांट एक्स्ट्रा मार्क्स, सम पीपल थिंक इट्स ओके, आई कैन डू good in otherwise, so I don't need that extra 5 marks, 10 marks, right. So I'll tell you, अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स, आप कोई एक एक्सपेरिमेंट लगाओ, आपने सिर्फ MTT किया है, ठीक है, जस्ट टू सी सेल्स आर वायबल और नॉट, आप उस MTT को भी 3 बार ही लगाओ. ट्रस्ट मी, द वैल्यू विल बी मोर. कुछ भी मैं अपना एक्सपेरिमेंट करती थी, मैं बनाती थी, तो भी मैं आई वॉज़ वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेल. तो मैंने उस जेल का कंसिस्टेंसी ना केवल बना के देखा, बट ऑल्सो आई ट्राइड इट मेकिंग इट मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 3 times, टू मेक श्योर दैट द रिजल्ट्स आर सेम ईच टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वैसे आगे बताने वाली चीज़ थी, बट दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू दैट वी शुड डू एनी एक्सपेरिमेंट, एनी वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट्स नीड टू बी डन थ्राइस, सो दैट वी नो दैट वॉट एवर वी आर मेकिंग, क्योंकि हम इंसान हैं, राइट. वी डोंट नो कि हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड नहीं था. ऑलवेज मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग. अगर आप एक चीज़ दिन में 10 बारी करते हो, ठीक है, और महीने में 1000 बारी भी करते हो अगर, ठीक है, तो भी मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग. कि 10 बजे सपोज़ आप अपने लैब में, अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ भी कर रहे हो, जस्ट राइट द डेट. सपोज टुडे इज़ 25th October 24. देन राइट कि ये मेरा आज का प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन.
यहाँ तक हुआ है, यहाँ बाकी है. राइट एवरीथिंग डाउन. बिकॉज मुझे याद है, मतलब आई हैव वर्कड इन नाउ, like I've worked for 2-3 years in a lab now, so I know that couple of times there is a gap in between, there is some, कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और हमारा ह्यूमन ब्रेन है, राइट. हम कितनी चीज़ें याद कर सकते हैं. हमने 3 जगह एक्सपेरिमेंट्स लगा चुके हैं, हमें कभी कभी नहीं याद रहता है. ऑलवेज कीप अ परमानेंट मार्कर विद यू, ऑलवेज मार्क एवरी वेसल दैट यू आर वर्किंग विद, कि आपने उसमें क्या रखा है, क्या नहीं रखा है. डोंट कीप इट सीक्रेट, जस्ट राइट, डू प्रॉपर मार्किंग्स. these are hacks that you should know before entering into the lab. जब आप लैब में जाते हो ना, तब आपको ये सब सीखने को मिलता है, एंड these are very basic things. बट अगर आप पहले से ये सब जानते हो तो लोग कहेंगे कि वाओ, I mean this is something new. So I would like all my viewers to know all these informations, because I would like to help you. मेरा टाइम जितना मैंने 3 साल में सीखा है, अगर मैं आपको सिखा सकती हूँ, और आप आपको शायद 1 साल ही लगे ये सारी चीज़ें सीखने में, अंडरस्टैंड करने में फंक्शनैलिटी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. दैट्स वाई आई लव शेयरिंग ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस विद यू. तो इसीलिए keep always write what you're doing on a daily basis. It will only help you, not to show anybody. अगर आप अपने गाइड को या अपने टीचर्स को दिखाओगे कि ये देखो आपने 4 एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, लेकिन हर दिन आपने लिखा है कि आपने कितनी क्वांटिटी में, अगर 2 ग्राम 3 ग्राम जितना भी डाला है, कितना भी मिलीग्राम डाला है, जो भी डाला है, इट्स नॉट इवन अबाउट यूजिंग द रिसोर्सेज. वैसे तो रिसोर्सेज कितने यूज़ हो रहे हैं पर स्टूडेंट भी एक ट्रैक होता है. आपको पता है पीएचडी में कई बार बहुत सारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ये पूछ लेते हैं, या मास्टर्स प्रोजेक्ट्स में भी पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कितना कंज्यूम किया आपने चीज़ें. सपोज़ लैब की जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक एथेनॉल कितना यूज़ किया आपने, विच वॉज़ नॉट गुड. प्लास्टिक कितना यूज़ किया आपने, है ना. वैसे तो आप एक अप्रॉक्सीमेशन बता सकते हो, बट अगर आपने उसको बता दिया कि सर ये देखिए मेरे पास रिटन रिकॉर्ड है, ही और शी विल बी प्राउड ऑफ यू, that you're not just doing science, you're doing conscious science, you're doing science with your whole heart, right? So these are the tricks that I think these are things you should definitely take if you want to work as a researcher, you have passion for research, you should definitely अंडरस्टैंड दिस. या आपको बैचलर्स मास्टर्स का भी प्रोजेक्ट करना है ना, अगर आप ये बेसिक की रिसर्चर टिप्स फॉलो करोगे तो आई थिंक यू विल बी इन लव विद द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट. ओके, टॉकिंग अबाउट वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि रिव्यू लिटरेचर हमारा हो गया. अब हमने जब लिटरेचर को रिव्यू कर लिया, हमें समझ आ गया कि हमें कहाँ से क्या करना है. फिर भी प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं. प्लान ऑफ एक्शन कैसा बनाएंगे? अगेन आई विल टेल यू अ वेरी बेसिक आइडिया, यू कैन गो अहेड एंड डू एनीथिंग एल्स अबाउट इट. मतलब इफ़ इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको लगता है कि दैट आई कैन हेल्प यू इन एनी वे, यू कैन कॉमेंट बिलो. You can share your project, or you can share your subject of interest with your existing studies. I can help you plan out your studies as well. But अभी भी मैं आपको एक वेग आइडिया देती हूँ कि सपोज़ आपने फ़ैन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, आपने फ़ैन बनाने का किया है, तो आपको पता नहीं है, आपने अभी उसको फ़ैन नेम दिया नहीं है, तो आप पहले टाइटल रखो, just to make yourself give an idea to your mind, right? तो हम सपोज़ फ़ैन बनाने को टाइटल देते हैं प्रोजेक्ट एयर डायरेक्शन डायरेक्टर.
and modulating device. Formation of air director and modulated device. It is, I know it sounds vague, but I want you to understand कि क्या क्या कैसा हो रहा है, राइट, कैसा चल रहा है. इसको अगर आपको बायोलॉजी के एग्जाम्पल भी एक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ इन एन अदर वीडियो. ओके, तो अब हमने ये बना लिया. अब हमने हमारे पास एक टाइटल है, हमारे पास एक आइडिया है. ऑब्वियसली हमारे टीचर्स हमें बेटर गाइड करेंगे तो और अच्छे वर्ड्स कैसे लाते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हमें कंसिडर करने चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स हमें कंसिडर नहीं करने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें ऑब्वियसली टीचर्स हेल्प करते हैं. इट इज़ अ वेरी बेसिक आइडिया टू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट बना रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था, राइट. प्रोजेक्ट कई बार होता है हमें टीचर्स ही प्रोजेक्ट टाइटल्स दे देते हैं, हम रिव्यू लिटरेचर भी कर रहे होते हैं तो हमारे पास आइडिया नहीं है कि हम किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं. एंड तक बच्चों को टीचर्स से पूछना होता है कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो. आप प्रोजेक्ट इतने अच्छे से समझो फ्रॉम द डे वन, क्योंकि आपने उसको खुद करना है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आपको खुद करना है. अदरवाइज़ आपने सोचा है आप कॉपी पेस्ट ही करने वाले हो. इवन इफ आप कॉपी पेस्ट करने वाले हो, फ्रॉम डे वन यू शुड नो कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, जो आपका सिल्यूशन है वो कितने एस्पेक्ट्स में हेल्प कर सकता है, कितने टाइम में आपका सोल्यूशन बन जाएगा और कितना सस्टेनेबल है आपका सोल्यूशन. ठीक है, और फिर उस सोल्यूशन को टेस्ट करना है. ऑब्वियसली हम कुछ भी बनाएंगे हम टेस्ट करेंगे कि वो चलता है या नहीं, राइट. उसी की तरह अब हमने बनाने के तरीके, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम पहली बार पंखा बना रहे, तो हम टेक्निक्स करेंगे बनाने की. फिर हम रिव्यू लिटरेचर से हमें समझ में आया कि 5 ऐसा कुछ करते हैं लोग. कहीं पे एक चीज़ को ऐसा लगा दिया झंडे की तरह और फिर यहाँ पे कुछ लगा दिया जिससे वो रोटेट करते हैं. बिकॉज ऐसा भी एक हैंड फैन भी था ना, उसमें ही कंडेंसर लगा के कुछ कर रहे थे. एक बहुत सारे पंखे का फ्लैप्स लगा दिया था. बहुत सारे तरीके थे. सो दीज आर द टेक्निक्स कि आप कैसे बना रहे हो. चलो मैं बायोलॉजी के कंसेप्ट में भी अगर इसको कर देती हूँ कि आपने कोई मेडिसिन बनानी है, ठीक है, तो पुरानी बुखार फीवर मेडिसिन आपने बनानी है. फीवर मेडिसिन बनानी थी तो वैसे ये बायोलॉजी नहीं है एंड दिस इज़ मोर फार्मा बेस्ड, बट देन आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेग आइडिया. आई हैव नो आइडिया अबाउट फार्मेसी, but then okay, I'm trying. You will look at what are the existing medicines, what are their formulas कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल नहीं है, व्हाट आर द वेरिएशंस दैट यू कैन ट्राई. ठीक है, लाइक ये टेक्निक्स को ही वेरिएशंस कि हम क्या क्या के सॉल्ट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं टू मेक अ बेटर कंकॉक्शन ऑफ इट. जब हमारा टेक्निक्स हमें लगता है कि काम कर जाएंगी तो अगर हमारे पास कंट्रोल नहीं, ऑलवेज यू शुड हैव कंट्रोल, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ, और नेगेटिव और बोथ. पॉजिटिव कंट्रोल मीन्स दैट सपोज आपको एयर चाहिए तो आप एक विंडो के सामने जहाँ हमेशा एयर आती है वो आपका पॉजिटिव कंट्रोल होगा. एक्चुअली इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, तो ये कर पाना मुश्किल है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है, गिविंग यू एन एग्जाम्पल. या फिर अगर हम मेडिसिन वाली चीज़ लें तो पॉजिटिव कंट्रोल हुआ कि एक फीवर की मेडिसिन जो चल रही है मार्केट में ऑलरेडी, और नेगेटिव कंट्रोल वो हुआ कि जहाँ पे बिल्कुल एयर नहीं है, डेफिनेटली एयर नहीं है, कुछ भी कर लो एयर नहीं है. एंड फिर दूसरी चीज़ आती है मेडिसिन के टर्म में अगर हम बात करें तो
कि एक फ़ीवर की मेडिसिन है जो बिल्कुल काम नहीं करती है, कुछ भी कर लो, कितना डोजेज भी ले लो, कितना कम कितना भी ज़्यादा, इट वोंट वर्क। तो ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल्स हो गए, राइट। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी टेक्निक्स। हमने जो अपनी टेक्निक्स से बनाए हैं चीज़ें, वो सपोज़ हमने 2 टेक्निक्स ली थी, A and B, and then we have positive control and negative control. So we have like 4 sets now. Now we will do experiments on 4 things. तो हमारे पास ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये शायद पॉजिटिव आए शायद नेगेटिव आए, ये शायद पॉजिटिव आए शायद नेगेटिव आए, और ये हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो इसमें डामाडोली होगी, और अगर इसमें डामाडोली हुई इसका मतलब हमारे पास कुछ ह्यूमन एरर हुई है एक्सपेरिमेंट करने में। वहाँ पे आपके नोट्स बताएंगे कि क्या गड़बड़ हुई। अगर आपके नोट्स भूल गए बताना तो आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या फिर अब मोस्टली नोट्स से समझ आ जाता है, या फिर आपका मन भी बता देता है कि हाँ यहाँ पे क्या गलती हुई होगी। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो इट्स जस्ट यू आर जस्ट डूइंग इट एंड राइटिंग इट इज़ बीइंग डबल श्योर। ओके, नाउ नेक्स्ट, आपने नोट्स भी बनाए और आपने हर सैम्पल पे लिखा भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, अब इसके मैंने कहा था ट्रिप्लिकेट्स हमेशा लगाने हैं, तो इसको जब इंटू 3 करेंगे तो जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा, अगर ये 3 बार आता है, सो माय फ्रेंड्स यू आर सक्सेसफुल। और बैचलर्स और मास्टर्स तक अगर आपने कोई एक ये चीज़ भी ऐसी कर ली, देन योर प्रोजेक्ट इज़ गुड इनफ। सपोज़ आपके प्रोजेक्ट में कुछ बन नहीं रहा है या कुछ ऐसा नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रूव समथिंग दैट, सपोज़ activity of some compound you have to prove. Again, you have to get a positive control, a negative control, and then whatever you have to prove, things of that, and then triplicates of that. तो समझ आ गया आपको कि क्या हो रहा है, राइट। अब वैलिडेट कैसे करते हैं यार, सीधी सी बात है, अगर मेडिसिन, अब पंखे को हम नहीं वैलिडेट कर सकते थे, पंखा चला के ही देख सकते थे, तो फिज़िक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया था। बट बायोलॉजी इज़ अ लिटिल बिट मोर देन दैट। मेडिसिन की बात कर लें या कोई और बात कर लें, किसी बायो रिलेटेड टर्म में अगर हम बात करते हैं, तो वैलिडेशन कैसे होता है, कोई चीज़ खा के अगर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए, कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, सब स्पेशली मेडिसिन में। तो कई बारी कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसा भी हो सकता है जो कि टॉक्सिक ही हो, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे हम वैलिडेट करेंगे। एक बहुत सारे वैलिडेशन के टेस्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या आप कर रहे हो उसको आपको वैलिडेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको कैरेक्टराइज तो एक्चुअली वैलिडेट से पहले करना पड़ेगा, बट वैलिडेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम देख सकें कि क्या वो काम का है या नहीं। जब हमें पता चल गया है कि काम का है तभी हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे, वरना उसकी कैरेक्टराइजेशन का भी हम क्या करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, राइट। ये दोनों चीज़ें ज़रूर हैं। दूसरी चीज़ एक आती है कि वैलिडेट और कैरेक्टराइज तो हो गया, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं हो। हाँ, मीन्स आई थिंक देयर इज़ समथिंग दैट आई एम फॉरगेटिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट these are the two basic things that we need to consider. टॉक्सिसिटी और इन सब चीज़ों का टेस्ट हो गया तो वी आर गुड, लाइक दिस इज़ डन। तो आगे जाके एनिमल स्टडी भी होती है और उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग होती है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो जिसके लिए भी कर रहे हैं वो क्या हेल्प कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, दोज ऑल थिंग्स मैटर, राइट। सो
ये अल्टीमेटली ये एम है। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू in a lot of projects, not just any bachelor's or master's project. Even in PhD people are doing this only, nothing else is happening, right? Just the validation experiments, the characterization experiments, the animal studies, the human studies and tissue studies, and there are various tests, there are various processes, and also everything in triplicates. and कई बार ऐसे होता है कि इस वाले सेट में अलग आ रहा है, so you have to again start from the scratch. So that is what research is about. Always understand, research is more research. Okay, so you have to read a lot, study a lot, understand a lot of things in terms of what is going on, what is actually happening. Also stay updated in terms of आपको पेपर जो है, अगर आपका 6 months का प्रोजेक्ट है, ठीक है 6 months में मुश्किल है, बट कई बार आपके रिसर्च से रिलेटेड वर्क आ जाता है, ठीक है, बट 6 months में कम है, बट आप एक बार ही देख सकते हो अपना ही टाइटल, अपने टाइटल से रिलेटेड चीज़ें आप गूगल स्कॉलर पे पेपर्स देख सकते हो, क्योंकि बाद में कोई कहे कि आपका स्टडी तो वेस्ट है, ये तो ऑलरेडी है, वैलिडेटेड है, पेटेंटेड है, then your study is of no use, right? So that is why reading and understanding and staying updated is very important in research, ठीक है. बट और PhD और मास्टर्स में जब 1 साल का मतलब 1 year और 1 years to 5 years होता है, तब तक तो बहुत चांसेस होते हैं. तो मतलब अपनी स्टडी में को आगे कैसे बढ़ाना है, कौन सा टेस्ट कैसे करना है, ये तो ज़रूरी है ही है. स्टेइंग अपडेटेड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हमारा जैसा काम कोई और मत कर दे, अदरवाइज़ वील हैव टू स्विच. बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट से कि जब तक मैं 4th साल पे पहुंची तब तक किसी ने कर दिया, because you will have to do something else then, right? So similar एक चीज़ होती है, सिमिलर ऑल्सो, सेम नहीं होना चाहिए. सिमिलर और सेम में भी मैंने फ़र्क बताया ना, कि या यू अंडरस्टूड कि सेम नहीं होना चाहिए, लाइक 2 4 2 4 2 4 नहीं होना चाहिए. वही चीज़ आती है, वही चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ कि आपका काम और किसी और का काम सेम नहीं होना चाहिए. कुछ और हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, क्योंकि सबके पास सेम आइडियाज़ ही आते हैं, राइट? देर आर लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल आउट देयर. दूसरी चीज़, एक लास्ट चीज़, बेसिक्स पढ़ लीजिए. बेसिक्स क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सारे सब्जेक्ट्स के पीछे मत भागिए, बट आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानना होना चाहिए. आपका फेवरेट सब्जेक्ट का बेसिक आपसे ज़्यादा कोई मत जाने, इसकी कोशिश करिए. सारे सब्जेक्ट्स के पीछे भागेंगे तो एक भी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर नहीं होगा. ऑल्दो आपको बेसिक्स तो सबके क्लियर होने चाहिए, बट आई फर्मली बिलीव कि 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स बेसिक जो आपके स्टडी में यूज़ होते ही होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. I'm talking this is like really small thing on a very small scale. तो ये तो क्लियर होने ही होने चाहिए. जब हम बायो में आगे बढ़ते हैं, बायोटेक में आगे बढ़ते हैं, बायोटेक में आगे बढ़ते हैं, तो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे ही 3-4 जो हमारे कुछ फेवरेट होते हैं, जिसमें हम
जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? तो उन 3 सब्जेक्ट्स या 2 सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि, क्योंकि आपसे कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसे लगाते हैं कोई नहीं पूछेगा। पूछ सकते हैं, देर आर देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पीपल आउट देयर, बट फिर भी कितने ग्राम क्या डाल के कौन सा रिज़ल्ट आया, एमटीटी की डाई को कितने घंटे तक रखना पड़ता है, इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है, ये सब आपसे शायद ही कोई पूछेगा। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, very as basic as difference between DNA and RNA apart from single strand, double strand. What are the start codons and ending codons? As basic as these questions, you should know. You should understand it. You should try to understand it ऐसा कि जब ये हो तो आप समझो कि हमारे बॉडी में ये सब हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, राइट? That's my time, guys. If you want to know anything else, you can comment below to ask anything and everything about biotechnology and research related questions. If you have any doubts, again, you can ping me anytime. Thank you.